ओके, सो लास्ट जरा टॉपिक मुझे याद दिलाओगे, लास्ट टॉपिक क्या था, क्या क्या कर लिया था हमने? अच्छा, तुम लोग सर अभी वेक्टर्स में सर वेक्टर्स में हमने वो पैरेललोग्राम वाला। पैरेललोग्राम लॉ डिस्कस कर लिया था ना, कोई न्यूमेरिकल तो नहीं कर पाए थे हम, सर गौरव? हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। कुछ न्यूमेरिकल्स देखो जरा यहाँ। सो तुम्हें ये कोऑर्डिनेट फ्रेम दिया है। सर ये कल की रिवीजन क्लास है ना? नहीं नहीं, देखो ये दो अलग अलग बैचेस हैं। हर्षित, तुम दोनों बैचेस में आ रहे हो। एक MWF वाला जो बैच है ये जेई का है, TTS वाला जो बैच है वो नीट का है। मतलब जो कल नीट के लिए कराया था वही होगा आज। कुछ न्यूमेरिकल्स अलग होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स अलग होंगे। जेई में कुछ न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा होंगे। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ये आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया है। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स F1 यहां एक्ट कर रही है विच इज 2 न्यूटन। एक फोर्स F2 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है विच इज 1 न्यूटन। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। वो आपसे कहता है कैलकुलेट नेट फोर्स। तो देखो यहां नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पैरेललोग्राम लॉ यूज करना होगा। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि जो भी नेट फोर्स होगी F, that net force is vector sum of F1 and F2। नेट फोर्स F1 और F2 को वेक्टोरिकली ऐड करने के बाद आएगा। इट्स वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2। अब देखो F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये जो एडिशन है, दिस एडिशन इज वेक्टर एडिशन। दिस इज वेक्टर एडिशन। इस वेक्टर एडिशन को सॉल्व करने के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। सो पैरेललोग्राम लॉ कहता है आपने F1 के पैरेलल एक साइड ली, F2 के पैरेलल एक साइड ली, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल आपको रिजल्टेंट फोर्स F देगा। अच्छा, आ भी गया मानस का? तो ये रिजल्टेंट नेट फोर्स F देगा। आप पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करो। सो इट्स रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। Cos 90 is 0, so your F is its root over F1 square plus F2 square। आप जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो F1 की वैल्यू कितनी है 2, so it's 2 स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी है 1, so it's 1 स्क्वायर। तो ये F हो गया √4 + 1, it's √5। तो फर्स्ट स्टेप था पैरेललोग्राम कंप्लीट करना, सेकंड स्टेप था मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, थर्ड स्टेप में आपको डायरेक्शन चाहिए। तो देखो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही। लेट्स से दिस एंगल इज बीटा। ये बीटा, टैन बीटा एंगल लेना है। सर ये उस फॉर्मूला लगाएंगे ना, b sin थीटा अपॉन a प्लस हाँ b हाँ cos हाँ थीटा। हाँ, वही करेंगे वही करेंगे। सो दिस इज b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। दैट्स b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। तो जब आप यहां लगाओगे, अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये एक्सप्रेशन a और b में सिमेट्रिक नहीं है। अगर आप a और b की वैल्यूज चेंज कर दो तो ये रिलेशन चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट सिमेट्रिक इन a एंड b। तो इसे a और b में सिमेट्रिक बनाना होगा। a और b में सिमेट्रिक के लिए आपको डिसाइड करना होगा कि इसमें से F1 में और F2 में से कौन सा वेक्टर A है, कौन सा वेक्टर B। जिस वेक्टर के साथ भी आपने एंगल बीटा ले लिया वो A है। आपने बीटा किसके साथ लिया, F1 के साथ, सो F1 इज A। और जो दूसरा हो जाएगा दैट इज B। दोबारा सुन लो,
जिस वेक्टर के साथ भी आप एंगल बीटा डिफाइन कर रहे हो दैट इज ए, दूसरा वाला बी हो जाएगा। तो बीटा मैंने किसके साथ लिया, F1 के साथ, तो F1 इज ए, F2 इज बी। अगर मैं ऐसे करता, मैं कहता नहीं मैं ऐसे बीटा लूंगा, अगर मैं इसे बीटा लेता तो चेंज हो जाता, फिर ये ए हो जाता, ये वाला बी हो जाता। सो ए और बी डिपेंड करता है द चॉइस ऑफ एंगल। सो यहां पर जो ए है दैट इज F1, जो बी है दैट इज F2, और जो थीटा है दैट थीटा इज 90 डिग्री। तो जब आप tan बीटा यहां कैलकुलेट करोगे तो b की वैल्यू रख दो, b2 के b कितना है F2, थीटा रख दो 90 डिग्री, a कितना है F1, b कितना आ गया F2 cos 90 डिग्री। सो यहां आपको tan बीटा मिल गया, where tan बीटा is F2 by F1। सो ये tan बीटा आ गया F2, देखो F2 कितना है 1, F1 कितना है 2। So here this beta is tan inverse half। So आपने पहला स्टेप क्या था, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, सेकंड स्टेप में आपने मैग्नीट्यूड कंप्लीट किया, थर्ड स्टेप में आपने डायरेक्शन कैलकुलेट कर लिया। ये 3 स्टेप्स होते हैं पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने के लिए। इतना लिखिए फिर इसको आगे करते हैं। हाँ माइनस का सही आ रहा है। अभिजीत तुम्हें शायद आज कुछ प्रॉब्लम आए, इसको कंटिन्यू करो। सर sin 90 की क्या वैल्यू होती है सर? हाँ sin 90 की वैल्यू सर? 1, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 0 होता है। मनस्वन हुआ ये या छूट गया था कुछ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ विराज। सर इसके बाद हमने पार्ट 3 में हमने tan बीटा वाला क्यों लेके गया है? मुझे डायरेक्शन चाहिए ना। अगर वो आपसे कह रहा है टोटल फोर्स कैलकुलेट करो, तो फोर्स में जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड है उतना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन भी तो है। तो यहाँ डायरेक्शन हमने कैलकुलेट किया। सर लेकिन मुझे ना वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कुछ समझ नहीं आया। यहाँ तक तो आया, tan बीटा इज हाफ। यस सर। अब सिर्फ इतना काम करना है, तुम्हें बीटा चाहिए। तो ये तो मैंने कल भी सिखाया था तुम्हें लास्ट क्लास में कि बीटा सिर्फ तुम ऐसे लिखोगे, रिप्रेजेंटेशन इसके आगे तुम्हें सॉल्व नहीं करना। बीटा इज सिंपली tan इनवर्स हाफ। मींस बीटा वो एंगल है जिसके लिए tan बीटा कितना आता है 1, हाफ आएगा। इसके सर आगे आपको सॉल्व नहीं करना, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि बीटा वो एंगल है जिसके लिए tan बीटा हाफ आता है। सर हाँ उजैर बोलो। सर मैं बोला था कि अगर ये tan 1 आता, मतलब tan बीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको तो पता है बीटा सीधे 45 डिग्री होता है, तो आप है ना लिखते सर? tan इनवर्स 1 145 डिग्री होता है। जब नहीं पता तो इसे आगे ले जाना होगा। सर ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन लेकिन हमारा आया कहाँ से, tan बीटा इज इक्वल टू वही ये हमने किया तो था लास्ट क्लास में, डायरेक्शन पैरेललोग्राम लॉ में डायरेक्टली फॉर्मूला पुट किए हैं। हाँ फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी राज, फॉर्मूला ड्राइव तो करा था हमने। और डिस्कशंस करे थे तुमने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कहाँ से आता है। हाँ जी सर ओके। मानस का हो गया था। हर्षित हुआ ये? हार्दिक लेट आया, हार्दिक दिखाइए ये हुआ? मुझे आवाज, हाँ तुम कर तो सकते हो खुद को अनम्यूट। हो गया। चलो इसे रब करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं यहाँ जो स्पेशल केसेस देखने हैं।
भाई इतना हो गया, रब कर दूं इसको? यस सर। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखो पैरेललोग्राम लॉ अच्छा खासा लेंदी हो जाता है। अच्छा एक चीज और सीख लो, एक चीज और सीखो, एक चीज और सीखो, फाइनल आंसर कैसे रिपोर्ट करते हैं ये और सीखो जरा सा। तो यहां जब तुम लिखोगे ना इसे कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज √5 N एट, देखो आपको जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड कितना है? √5 एट tan इनवर्स, ये एंगल कितना आ गया? हाफ। कहां जा रहा है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो इसको ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स हाफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। स्टैंडर्ड डायरेक्शन लिखने का तरीका ये होता है, अगर ईस्ट से नॉर्थ जा रहा है तो आप लिखोगे नॉर्थ किसकी रिस्पेक्ट में? ईस्ट की रिस्पेक्ट में। अगर ये एंगल होता तो इसे लिखते ईस्ट ऑफ नॉर्थ, लेकिन आप नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन होगा। अभी यहां तक बताओ मुझे, मनस्विन, मानस, सर हार्दिक। हाँ सर सर ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट समझ नहीं आया सर। अबे ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये तुम्हारी फोर्स ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रही है ना बीटा एंगल पर, उजैर। अच्छा ये सर आगे अगर हम उधर लेते बीटा तो नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब ईस्ट हाँ, टू नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। भाई इतना हुआ सबका, तो रब करूं इसे? युवराज, हर्षित, यस सर। हार्दिक, गौरव, तो अमन, अभिजीत, तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है आज? यस सर। हो गया। सो सर वो रिकॉर्डिंग से पढ़ लिए थे। अच्छा तुमने कर लिया था, चलो गुड। यस। नेक्स्ट देखिए, अब अगर यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं कुछ स्पेशल केसेस, देखो इन स्पेशल केसेस के बाद कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। केस 1 देखो, केस 1, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल। फर्स्ट केस है अगर वेक्टर्स पैरेलल। वेक्टर्स पैरेलल ही मैंने पहले भी डिस्कस किया था। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है वेक्टर्स व्हिच आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो आप कहोगे इनके बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री मींस योर वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। अब वो आपसे कहता है रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा इट्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आप लिख सकते हैं आर का मैग्नीट्यूड इज √ओवर इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। ऐसे तो करोगे ना, ए और बी पैरेलल हैं तो एंगल बिटवीन देम कितना होगा? 0 डिग्री। तो आर होगा √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 को 1 रख दो तो आर आ गया इट्स √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे आप फर्दर लिख सकते हो दैट्स √ओवर इट्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आप लिख सकते हैं आर कितना होगा? ए प्लस बी। यहां ये जो एडिशन है दिस इज वेक्टर एडिशन, और ये जो एडिशन आया दिस एडिशन इज एल्जेब्रिक एडिशन। ये डिफरेंस है कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आप उन्हें वेक्टोरिकली ऐड करो या एल्जेब्रिकली ऐड करो, रिजल्ट सेम है। तो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी कि आप पूरा पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करो, आप डायरेक्टली उन्हें ऐड कर दो, योर आंसर वुड बी सेम। एक और एग्जांपल देखो इसमें। अब इसमें डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखो डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट का एग्जैक्टली वही डायरेक्शन होगा जो वेक्टर ए और बी का डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ आर is same as that of vector A and vector B। R का डायरेक्शन एग्जैक्टली वही होगा जो डायरेक्शन वेक्टर A और वेक्टर B का है, तो आपको अलग से डायरेक्शन भी कैलकुलेट नहीं करना।
अब एक चीज और देखिए, ये जो r इज a प्लस बी आप डायरेक्टली जो एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हो, ये हमेशा नहीं कर सकते। ये सिर्फ तब वैलिड होगा जब आपके जो दोनों वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल। आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो, ये r है ना, आप लिख सकते हो ये r का मैग्नीट्यूड, a क्या है, इट्स a का मैग्नीट्यूड, ये b क्या था, b का मैग्नीट्यूड, और ये जो वेक्टर r है, इस वेक्टर r को लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो वेक्टर r को लिख सकते हो इट्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। बस फर्क ये, यहां जो एडिशन है गौरव, ये एडिशन कौन सा, एल्जेब्रिक या वेक्टर? एल्जेब्रिक। ओए ये वाला ये ए और वेक्टर। बी तो वेक्टर्स हैं, हाँ हाँ ये वेक्टर एडिशन है। और वेक्टर। ये एल्जेब्रिक है। ये एल्जेब्रिक एडिशन है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। नाउ ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये सिर्फ ट्रू होगा, इट्स ट्रू ओनली इफ वेक्टर्स आर पैरेलल। इसे आप सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे। अदरवाइज अगर कोई और एंगल है तो ये पूरा यूज करना होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट आप सर इसे सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब वेक्टर्स पैरेलल आएंगे। हाँ उजैर बोलो। सर मैं ये बोला था इसमें भी तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐड हो रहे हैं, तो फिर वो अलजेब्रिक यहाँ कैसे होगा? हाँ हाँ हाँ, यहाँ yes, वेक्टर है या मैग्नीट्यूड है, फर्क मैग्नीट्यूड। समझो। यहाँ मैग्नीट्यूड्स ऐड करे, और यहाँ किसे ऐड किया, ए का मैग्नीट्यूड या वेक्टर ए है टोटल, सर वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी। वेक्टर बी है। तो मैग्नीट्यूड्स ऐड करें, टोटल वेक्टर्स नहीं ऐड करें। चलो चलिए लिखिए था। सर ये तो ऑब्वियस नहीं हो जाएगा क्योंकि आर ए प्लस बी है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। नहीं नहीं, ये अगर, अच्छा यहाँ देखना जरा, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, अगर एंगल कुछ और हो तो वेक्टर्स में सिखाया था कि वेक्टर्स को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पूरा पैरेललोग्राम लॉ लगाना होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड यस ऑफ सर। बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी cos नहीं थीटा। तो जब हमने निकाल लिया कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हाँ तब आप उससे। ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये एक ही चीज है, बस मैं इसको इस नोटेशन में लिख रहा हूँ जिसमें आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है ये कब ट्रू होगा, ये तब ट्रू होगा जब वेक्टर्स आपके कैसे हैं, दे आर पैरेलल। ये आप तभी यूज कर सकते हैं। अब देखो इस, ये सिंप्लीफिकेशंस, मान लो ये ईस्ट है, एक फोर्स F1 है, F1 इज 10 न्यूटन, ये भी ईस्ट के अलोंग एक्ट कर रही है। एक फोर्स F2 है 5 न्यूटन, ये भी ईस्ट के अलोंग एक्ट। आपसे कहता है नेट फोर्स निकाल दो, नेट फोर्स कैलकुलेट करो। तो जो नेट फोर्स होगी दैट इज वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2। तो नेट फोर्स F1 और F2 का वेक्टर सम हो जाएगा। अब अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो अलजेब्रिकली ऐड कर दीजिए, algebraic sum of f1 and f2। f1 कितना है 5, f2 कितना है 10, f आ गया 15 न्यूटन। अदरवाइज अगर ये सेम डायरेक्शन में नहीं होते तो पूरा पैरेललोग्राम लगाना होता, और डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का, भाई जहां ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वहीं एक्ट करेगा, 15 न्यूटन ड्यू ईस्ट। चलो इतना लिखो फिर आगे बढ़ते। हार्दिक क्लियर हुआ ये? हार्दिक Yes, है sir. क्लास में? अच्छा है। मनस्विन मनस्विन है क्लास में? नहीं है। और कौन है ये हवाई ब्लू ड्रॉइड, कौन है ये? अरे ये हवाई ब्लू ड्रॉइड कौन है?
भाई जब इतना हो जाए तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। इतना हो गया, रब कर दूं इसको? यस सर। ओके यस सर। ओके। उजैर, अमन, गौरव, हार्दिक, डन सर। सर हो गया। हो गया। चलो, सो ये था पैरेलल। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शंस, तो आप उन्हें एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। केस 2 देखो, if vectors are anti-parallel, if vectors are anti-parallel, एंटी पैरेलल मींस, तो मुझे याद दिलाएगा एंटी पैरेलल क्या होता है? मानस, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब है? मानस, एंटी पैरेलल। ये तुम लोगों का नेटवर्क खराब है, आवाज नहीं जा रही, क्या प्रॉब्लम है? सर पैरेलल वेक्टर्स व्हिच गो इन अदर डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, एंटी पैरेलल विच मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो अगर ये वेक्टर ए है, तो जो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उसे आप एंटी पैरेलल कह दोगे। सो दैट इज वेक्टर बी। So vector A and vector B acts in opposite direction. So the angle between them is 180 degree. 180 degree angle. So अगर vectors एंटी पैरेलल हैं और मैं आपसे कहता हूँ रिजल्टेंट कैलकुलेट कीजिए, रिजल्टेंट इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट्स रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। एंगल इज 180 डिग्री, so that's cos 180। cos 180 is -1, तो ये रिजल्टेंट होगा इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट्स माइनस 2ab। cos 180 -1 हो जाएगा। तो यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा दैट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो r जो आ गया, दैट r इज a माइनस बी ओनली। तो यहां से आप लिख सकते हो कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सब्ट्रैक्ट कर कर आएगा। अब इसमें याद देखिएगा, a माइनस बी लिखने का मतलब है a इज ग्रेटर देन b। अगर आप a माइनस बी कह रहे हो, दैट मीन्स a का मैग्नीट्यूड b के कंपेरेबल ज्यादा होगा। अगर b का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसे आप b माइनस a लिखोगे। अब देखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, r will act in direction towards east of greater vector। जिस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, रिजल्टेंट उसकी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? ए का, तो रिजल्टेंट ए की डायरेक्शन में जाएगा। आर विल एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर वेक्टर। तो अगर ए ज्यादा है तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। और इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हो मॉड ए। भाई आर क्या था? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इसे आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड magnitude of B. मीन्स ये आप वेक्टोरिकली एक्ट कर रहे थे, बट ये एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट हो गया। आपने एडिशन शुरू किया था वेक्टोरिकली, आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, बट जो आंसर आया वो आंसर उनके एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन के इक्वल आ गया। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना लिखिए।
तो इतना हो जाए, बताओ मुझे, इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं फिर। डन सर। हो गया। डन सर। हार्दिक, आया समझ में? नेक्स्ट सैंपल देखिए। हो गया। तो देखो, वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है कि, और इसमें भी लिख लेना, इट्स वैलिड ओनली इफ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। वैलिड ओनली इफ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। इसे आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके वेक्टर्स एंटी पैरेलल। एग्जाम्पल देखो, ये है और ये आपको डायरेक्शन गिवन है। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ये आपको अलग अलग डायरेक्शंस दिए हुए हैं। यहां पर एक फोर्स एक्ट कर रही है ईस्ट के अलोंग। F1 इज 5 न्यूटन। एक फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रही है F2, वेयर F2 इज 3 न्यूटन। वो कहता है नेट फोर्स कैलकुलेट करो। तो देखो, यहां पर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ये कैसे एक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, अपोजिट। तो इन्हें आप डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दो। सर माइनस 2 क्या आएगा, F1 माइनस F2 और F2 माइनस F1। F1 माइनस F2। F1 माइनस F2, दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ग्रेटर में से स्मॉलर मैग्नीट्यूड सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आ गया 5 माइनस 3 विच इज 2 न्यूटन। ऐसे आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते टुवर्ड ईस्ट। हैं। इस नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ये कहाँ एक्ट कर रही है नेट फोर्स, ईस्ट के अलोंग। तो आप लिख सकते हो दैट इज 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट। जो नेट फोर्स है, दैट नेट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग ईस्ट, सो दैट्स 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट डायरेक्शन। चलो भाई, इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल केस और देखते हैं। अच्छा, एक चीज और लिखना है यार, सुनो 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 सुनो। जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं ना, तो जो मैग्नीट्यूड आता है उसको कहते हैं ये मिनिमम है। जब वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसे कहते हैं मैक्सिमम। जब वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसे आप कहोगे वो मैक्सिमम है। तो जहां आर प्लस बी लिखा था मैंने, आर इज ए प्लस बी, सर इसे लिख देना दिस इज मैक्सिमम। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है देन दैट इज मिनिमम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ युवराज। सर मैंने ना पीछे नोट किया था, अगर सर हमारा एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में भी हम सीधा लिख सकते हैं, जैसे बिल्कुल, वही हमने थर्ड केस है, वही थर्ड केस है युवराज। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर सीधा ही कर लिया था। राइट राइट, वो वही थर्ड केस है। अभी केस 3 पर आऊंगा मैं, वही होगा। भाई यहाँ तक सबका क्लियर है गौरव? हाँ सर। चलो, बस ये जल्दी से खत्म हो, फिर कुछ ढंग के न्यूमेरिकल्स आने शुरू होंगे। हार्दिक, क्लियर है ये? हार्दिक, मानस, मानसवन, एमन। यस सर। देख, अगर ये बिगड़ा, मानसवन की अब आवाज आई, क्या हो गया था? नेटवर्क खराब था? यस सर। यस सर। चलो, अगर ये बिगड़ा ना तो आगे की फिजिक्स बिगड़ेगी सारी। तो देखो, नेक्स्ट देखो यहाँ। नेक्स्ट है केस 3। देखो, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, if vectors are perpendicular, if vectors are perpendicular, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, this is x axis, this is y axis, एक वेक्टर ये एक्ट कर रहा है A, एक वेक्टर ये एक्ट कर रहा है B, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री।
तो यहाँ जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी। तो आप R को लिख सकते हैं, इट्स रूट ओवर इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी cos 90. Cos 90 is 0. So resultant will be root over a square plus b square. तो ये रिजल्टेंट वेक्टर R आ गया, विच इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ भी आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मिल गया कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। और एक चीज और, अगर ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं बीटा कह रहा हूँ, tan बीटा का रिलेशन था, tan बीटा था b sin थीटा, so it's b sin 90 by a plus b cos 90, sin 91 cos 90 0, तो tan बीटा आ गया it's b by a, बीटा आ गया it's tan inverse b by a, so that's beta, tan inverse b by a। तो यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी थोड़ी सी कैलकुलेशन रिड्यूस हो गई कि पूरा ये लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली b by a कर दीजिए। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। Okay. एक्सक्यूज मी सर। हाँ युवराज। सर इसको ऐसे लिखेंगे ना कि जो भी बी बाय ए की वैल्यू आएगी, इतने न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स जो भी बीटा का E. होगा हाँ ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ हाँ ईस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी फाइनल आंसर जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में लिखा था, वो बेसिकली यही वाला केस था। आंसर उसमें एट क्यों लिखते हैं हम? एट tan -1। ऐसे लिखोगे ना, अगर तुम फोर्स लिखोगे, लाइक अगर फोर्स 10 न्यूटन है 30 डिग्री विद ईस्ट, तो ऐसे लिखोगे 10 न्यूटन एट 30 डिग्री विद ईस्ट। अब ये एट तो लिटरेचर है, तुम चाहो एट ना लगाओ, जस्ट लिख दो 10 न्यूटन 30 डिग्री विद ईस्ट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बार आपने ये कैलकुलेट कर लिया ना, उसको लिखने के लिए आप क्या सेंटेंस यूज करते हैं वो आपकी मर्जी है। ओके सर, थैंक यू सर। अरे हुआ इतना, आगे बढ़े। गौरव, एक तो तुम लोगों की आवाज नहीं आती। हो गया सर, हो गया। हो गया। हर्षित, अहमद, अभिजीत। यस सर। यस सर। हो गया। अब इसमें न्यूमेरिकल्स देखना शुरू कीजिए। बेसिक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio 3:5 gives resultant of 35 Newton. Resultant of 35 Newton. If angle of inclination is 60 degree, if angle of inclination is 60 degree, calculate magnitude of each force. हर फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। चलिए शुरू हो जाइए, मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। इतना सॉल्व करो, 2 मिनट है।
कैलकुलेट कर बताओ कितना आ रहा है। आंसर्स, फोर्स की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? 15 and मानस 25. का आया 15 एंड 25 और We need to find the direction also, sir. हाँ नहीं नहीं डायरेक्शन तो दिया हुआ है ना, रिजल्टेंट तो दिया हुआ है ना तुम्हें। Okay, okay. सर ए का 15 न्यूटन एंड बी का 25 न्यूटन। इसका आंसर लिख कर बता दो यार, मुझे ना ऐसे कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मानस का आया, गौरव, युवराज। देखो यार, तुम्हें फोर्सेस के रेशियो क्या गिवन है? 3:5। तो तुम लिख सकते हो कि जो F1 होगा दैट F1 इज 3x, जो F2 हो जाएगा दैट F2 विल बी 5x, और इनके बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल इज 60 डिग्री। सो मानस, एमन और अभिजीत, इन तीनों के आंसर्स ठीक है। और रिजल्टेंट आपको कितना गिवन है? वो रिजल्टेंट दे रहा है आपको, रिजल्टेंट इज 35 न्यूटन। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो भाई, वेक्टर F जो है दैट इज वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2। इन्हें ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करो। इट्स रूट ओवर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 60। तो ये फोर्स F हो गई, इट्स रूट ओवर F1, इट्स 3x का होल स्क्वायर F2 which is 5x का होल स्क्वायर plus 2 into 3x multiplied by 5x cos 60 is half, gets cancelled out. So ये F हो गया, it's root over 9x square 25x square plus 15x square। तो ये F हो गया रूट ओवर 49x स्क्वायर, तो ये F हो गया इट्स 7x, और F आपको 35 गिवन है, तो 35 इज 7x। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो, x कितना आ जाएगा 35/7, x कितना आ गया 5। अब अगर आपके पास x आ गया तो देखो आप F1 निकाल सकते हो। F1 कितना है 3x, so that's 3 into 5 which is 15 Newton. Then you have F2 which is 5x, which is 5 into 5 which is 25। F1 आ गया, F2 आ गया, F1 और F2 की वैल्यूज आपको मिल। डाउट्स बताओ मुझे इसमें। हार्दिक, हुआ था ये? अभिजीत, युवराज, गौरव और मानस और एमन, इनका आंसर आया था। बाकी लोग? हार्दिक नहीं हो रहा अभी? सर हो रहा है। जानवी ने तो अभी ज्वाइन किया है। उजैर, अब भी नहीं आया आंसर? यस सर, आ गया सर, आ गया। लिखता क्यों नहीं है सर? वो सब लिख देते हैं ना तो सर फिर। अच्छा, गौरव 20 गलत आ रहा था तेरा, 25 आना था। सर टाइपिंग एरर हो गया था। अच्छा, टाइपिंग एरर हो गया। चलो यार, इसे रब कर दूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जानवी, तुम्हारा कोई बहुत ज्यादा मिस नहीं हुआ है? अभी तो न्यूमेरिकल्स बस स्टार्ट करे मैंने।
हर न्यूमेरिकल में धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसे सॉल्व करके दिखाओ। द ग्रेटेस्ट, हार्दिक इसे ट्राई करो, ये होना चाहिए। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट of two forces acting at a point R 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। तो ये ग्रेटेस्ट है और ये लीस्ट है। इफ ईच फोर्स is increased by 3 Newton, find resultant of two new forces acting at right angle to each other. Acting at right angle to each other. चलो इसे सॉल्व करके दिखाओ मुझे क्या आ रहा है आंसर। हार्दिक इस बार ट्राई करो, आंसर आना चाहिए। और जर जो भी आंसर है उसे चैट रूम में लिखो। मानस का आया 25 न्यूटन। ओके, गौरव का भी 25 आया। ग्रेट। जानवी, युवराज, $25। चलो, हार्दिक से भी नहीं हो रहा। देखो, दो फोर्सेस हैं, उनका मैक्सिमम है 29, मिनिमम है 5। तो देखो मैक्सिमम तब होगा जब वो फोर्सेस ऐड होंगी। जब F1 और F2 को एल्जेब्रिकली ऐड करोगे देन दैट इज 29, फर्स्ट इक्वेशन। जब आप F1 और F2 को सब्ट्रैक्ट करोगे एल्जेब्रिकली देन दैट इज 5 न्यूटन, दैट सेकंड इक्वेशन। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो दो इक्वेशंस हो गई हैं आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2F1 is 34, so F1 is 34 by 2, F1 is 17 न्यूटन, दिस इज F1। अब अगर आपको F1 मिल गया तो देखो F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई F1 की वैल्यू किसी में भी रख दो, इसे आप 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो F1 is 17 minus F2 is 5, so यहां से F2 आ गया which is 12 न्यूटन। अब वो कह रहा है दोनों फोर्सेस को 3 न्यूटन से बढ़ा दिया। तो मैंने एक फोर्स ले ली F1 प्राइम which is F1 plus 3, so that is 17 plus 3 which is 20 न्यूटन। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट यू हैव F2 प्राइम which is F2 plus 3 which is 12 plus 3 which is equal to 15 न्यूटन। so जो नेट फोर्स होगी
f that will be f1 prime plus f2 prime। और देखो नेट न्यू फोर्सेस कितने एंगल पर हैं, राइट एंगल पर, तो न्यू फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट्स रूट ओवर f1 प्राइम स्क्वायर प्लस f2 प्राइम स्क्वायर। तो ये f हो गया रूट ओवर f1 प्राइम विच इज 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो ये हो गया रूट ओवर 400 प्लस 225 रूट ओवर 625 विच इज 25 न्यूटन। ग्रेट, कईयों का बिल्कुल सही आ रहा था, अभिजीत का भी सही आ रहा था, हर्षित भी सही कर रहा था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ उजैर बोलो। सर जब ये किसी का रिजल्टेंट है तो अलजेब्रिकली कैसे ऐड होगा? किसे अलजेब्रिकली ऐड किया बताओ मुझे। सर पास्कल f1 इक्वेशन प्लस, हाँ हाँ नहीं f1 प्लस ग्रेटेस्ट f1। रिजल्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स को जब आप पैरेलल होते हैं तब रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, और उस केस में आप उन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। याद आया कुछ? अभी तो करा था, अगर वेक्टर्स आर मतलब पैरेलल सर तो आप, हाँ पैरेलल में मतलब मैक्सिमम फोर्स होगा। हाँ वो तो लिखवाया था मैंने अभी, और जब पर एंटी पैरेलल है तो मिनिमम होगा। अच्छा ओके सर ओके। हार्दिक हुआ? यस सर हो और गया। तो सबसे हो गया था। चलो जी नेक्स्ट देखो। एक न्यूमेरिकल और देखो, इसे थोड़ा सा और घुमाएंगे। तो आपको गिवन है गिवन is sum of magnitude, या अब तुम्हें असाइनमेंट देना चाहिए, sum of magnitude of two forces acting at a point is at 18 Newton. At a point is 18 Newton. And magnitude of their resultant is 12 Newton. If resultant makes angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, with the force of smaller magnitude, what are magnitude of two forces? Magnitude of two forces. दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए, लिखिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे सॉल्व करके दिखाओ। If resultant Makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude. What are the magnitude of two forces? ये थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है, ट्राई करो कौन कर पाता है इसमें। Five Newton and 13 Newton. Manas, okay.
और किसी का आंसर नहीं आ रहा। चलो भाई इसे साथ में सॉल्व करते हैं। देखो भैया गिवन क्या है, लिखना छोड़ो और सुनो। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। तो मुझे नहीं पता फोर्सेस क्या है, मान लेते हैं एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है, एक फोर्स यहां एक्ट कर रही है, दिस इज फोर्स F1, दिस फोर्स इज F2, अभिनीत का भी 5 and 13 आ गया। Good. ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, दो फोर्सेस हैं F1 और F2 दिया हुआ है, ये इनकी रिजल्टिंग फोर्स होगी F। उसने आपसे कहा है कि जब आप F1 और F2 के मैग्नीट्यूड का सम लेते हैं, ये रिजल्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड का सम है 18, जब आप F का रिजल्टेंट लेते हो दैट इज 12, तुम्हें नहीं पता इन फोर्सेस के बीच में क्या एंगल है, थीटा इज अननोन, और जो रिजल्टेंट है ना वो किसी एक के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो इसे जिसे आप बीटा कहते हो दैट बीटा इज 90 डिग्री। भाई यहां तक बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, इतना क्लियर है? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए सर, नेट प्रॉब्लम थी सर। देखो सॉल्यूशंस। जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम इज 18 न्यूटन, मींस F1 का मैग्नीट्यूड और F2 के मैग्नीट्यूड को जब आप सम अप करोगे तो 18 आएगा। रिजल्टेंट जो है इसका दैट इज 12 न्यूटन दिया हुआ है रिजल्टेंट। दो फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है वो नहीं पता, और तुम्हें ये पता है कि जो रिजल्टेंट है वो किसी एक के परपेंडिकुलर है, तो बीटा जो आप कैलकुलेट करते हो दैट्स 90 डिग्री। तो इस कैलकुलेशन में बीटा से स्टार्ट करते हैं। tan बीटा क्या होता है? इट्स b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। जानवी मुझे बताओगी यहाँ a और b क्या है? जानवी F1 और F2 में से कौन सा वेक्टर a है और कौन सा वेक्टर b है? सर हाँ सर अगर हम अलजेब्रिकली ऐड करेंगे F1 F2 तो 18 आ रहा है, और जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो 12 आ रहा है, यही है ना सर? हाँ ये भाई देखो जिसके साथ एंगल गिवन है, एंगल किसके साथ गिवन है? F1 के साथ, सो F1 इज a, दूसरा वाला b हो जाएगा। जिसके साथ भी एंगल देगा दैट इज a, दूसरा वाला b होगा। सो बीटा कितना है? बीटा इज 90, वैल्यू रख दो। जानवी अब कंफ्यूजन दूर हुई, जिसके साथ भी आप बीटा ले रहे हो दैट इज a, तो b इज F2 sin 90, this is F1 plus F2 cos 90। oh, sorry एंगल थीटा तो पता ही नहीं है, 90 तो बीटा है, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। सर 90 में तो डायरेक्टली a बाय b बाय a लिखते थे सर। 90 वेक्टर्स के बीच में एंगल होना चाहिए, यहाँ रिजल्टेंट के साथ दिया, एंगल तो पता ही नहीं वेक्टर्स के बीच का। इन्फिनिटी क्या होता है? 1/0 which is F2 sin theta by F1 plus F2 cos theta। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, so your F1 plus F2 cos theta will be equal to 0। so F2 cos theta is minus of F1। ये आपको मिल गया, that is equation number 1। अब रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। देखो रिजल्टेंट कैसे आएगा, इट्स रूट ओवर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। ये यहां से cos थीटा निकाल लेते हैं, आई होप कुछ कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। यहां से cos थीटा कैलकुलेट करके रख लो, cos थीटा आ जाएगा माइनस ऑफ F1 बाय F2, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब तुम्हें मैग्नीट्यूड दिया है, रिजल्टेंट ले लो। रिजल्टेंट क्या होगा? रूट ओवर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, ये आ जाएगा। F कितना गिवन है? F है 12, इट्स रूट ओवर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा कितना आ गया? माइनस F1 बाय F2। थोड़ा सा लेंदी होगा ये, so this F2 will cancel this F2,
So you have 12 is root over f1 square plus f2 square minus 2f1 square. तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12 आ गया रूट ओवर f1 स्क्वायर माइन नॉट f1 स्क्वायर, f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर। सर इसमें a प्लस बी माइनस भी लगाएंगे ना? हाँ वो तो ऐसे लगा लेते हैं, a प्लस बी माइनस बी लगा लेते हैं। भाई यहां तक बताओ मुझे, यहां तक सबका क्लियर है? अभिजीत, हार्दिक, गौरव, युवराज, मानस? यस सर। ओके, अब इसके बाद तो तुम्हें सॉल्व करना है। देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हो। दो इक्वेशंस है सॉल्व करने के लिए। सो एक इक्वेशन है तुम्हारे पास 12 इज रूट ओवर f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर, और एक इक्वेशन है f1 प्लस f2 इज 18। तो तुम ऐसा कर दो, इससे उठाकर यहां रख दो, तब भी शायद ये सॉल्व हो जाएगा। f1 की वैल्यू रख देते हैं, f1 आ जाएगा 18 माइनस f2, इसे यहां रख देते हैं। सो ये आ गया 12 इज रूट ओवर f2 स्क्वायर माइनस ऑफ 18 माइनस f2 का स्क्वायर। तो ये 12 हो गया, इट्स रूट ओवर f2 स्क्वायर प्लस, देखो बताएगा मुझे 18 स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है? नहीं यार, ये बता तुम मल्टीप्लाई कर 24। हाँ 324। 324। देखो ये गड़बड़ मत करवा देना, अगर ये गड़बड़ करा दिया ना तो सब बिगड़ जाएगा। सर 3, हाँ सर मैंने एक इजी वे देखा सर। हाँ, एक इजी वे ये हो सकता है, आप इसको अलग अलग कर दो, f2 माइनस f1, f2 प्लस f1, इतना सर फर्क तो फिर पड़ेगा। वो वैल्यू सर। डाल के। हाँ देखो मत, सोचो। ये कई एक आध हो सकता है आप में से हो बुक सामने लेकर बैठा हुआ हो कि शुरू कर दो, वो अपना नुकसान कर रहे थे। जो वक्त है उसे सीखने की कोशिश करो। सर यहाँ पर हम सीधा सीधा आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी तो लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, या f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर में आप f2 प्लस f1 की वैल्यू रख दो, तब भी हो जाएगा। अब ये भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो ये देखो ये कितना आ गया, 36 f2 माइनस 324। सर आंसर आ गया। 13 है सर आंसर आ गया। हाँ। लेकिन एक चीज नहीं। याद रखिएगा, देखिए जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, हर टेक्स्ट बुक्स में दिए होते हैं, और ये कराना इसीलिए जरूरी है। अभी एग्जाम्स में बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है। ऐसा मत करना है कि आप कोई टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हुए हो जिसमें आपको इसका सोल्यूशन दिख रहा हो और आप आंसर्स बताते चले जा रहे हो, अपना एक मेजर लॉस कर लोगे, सीख नहीं पाओगे कुछ भी। सर हाँ F1 10 न्यूटन आ रहा है और F2 8 न्यूटन, दूसरे तरीके से खोल के पूरा। ना सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। सर F1 तो तो ये 5 आ रहा है, F2 13। 8 आ गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, विच इज 36 f2। सो यहां से f2 आ गया 468 डिवाइडेड बाय 36। तो अगर इसे मैं कैंसिल करूं, 36 1 गया, 108, 36 3, f2 आ गया 30। देखिए अब जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे ना, कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ होती चली जाएंगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? हार्दिक, हर्षित, गौरव, युवराज, किसी का कोई डाउट इसमें? सर हो गया। सर यहाँ पर हमने cos थीटा की वैल्यू एक्स्ट्रा की फाइंड करी है। यार एक्स्ट्रा फाइंड नहीं करी, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए 3 वेरिएबल हो जाते हैं ना इक्वेशन में, देख रहे हो f1 f2 f और cos थीटा, तो मैंने cos थीटा की वैल्यू उठाकर रख दी है, मैंने एक्स्ट्रा नहीं फाइंड करी, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके गौरव का आया था आंसर? नहीं आया था सर, आ गया, मेरा आ गया। मैंने सर F2 13 आ रहा है सर डिवाइड करके। सही है, 13 आ गया। अब ये इक्वेशंस है ना, बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो,
वैल्यू रख दो, फिर सॉल्व कर लो, मर्जी यार। सर हाँ अगर मेरा उल्टा आया तो मतलब F1 13 आया और F2 5, F1 13 आया और F2 5, उल्टा गलत हो जाएगा ना। देखो गौरव, उसका मतलब ये होगा तुमने tan बीटा गलत ले लिया, क्योंकि तुम्हें उसने कहा है स्मॉलर फोर्स के साथ 90 डिग्री है ना। सर मैंने पता क्या किया, तुमने मैं उल्टा ना किया। हाँ वो जो प्रॉपर्टी खोली तो 18 आ गया, F2 माइनस F1 इंटू 18, फिर 3 बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर होता है ना इनका, फिर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड से ना ना, किया। वहां गड़बड़ नहीं है, वहां तो सही है, गड़बड़ यहाँ है तुम्हारी स्टेप में। ये स्मॉलर आना चाहिए, यहाँ गड़बड़ है, बाकी सब सही है तुम्हारा, यहाँ गड़बड़ है, तुमने इसको ए और बी गलत लिया, इसलिए ऐसा हो रहा। जिसके साथ भी तुम बीटा ले रहे हो ना गौरव, वो तुम्हारा छोटा आना चाहिए। जानवी, अब ये हुआ क्लियर? यस सर। हुआ अब? एक्सक्यूज मी सर। हाँ युवराज बोलो। तो जब भी दो फोर्सेस 90 डिग्री पे एक्ट करती हैं तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट नहीं होता? हाँ लेकिन 90 डिग्री पर फोर्सेस हैं कहाँ? 90 डिग्री पर तो रिजल्टेंट है बीटा, फोर्सेस में तो एंगल थीटा है युवराज, वो तो पता ही नहीं है। सर फिर जब हमने 12 इज इक्वल टू f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर अंडर द रूट लिया, वो कैसे लिया? ये तो पूरा सॉल्व करने के बाद आया। देखो वैसे भी वहां प्लस आता है, माइनस नहीं आता था। ये तो मैंने पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई किया पूरा, ठीक है, उसमें cos थीटा की वैल्यू रख दी, फिर जब उसे सॉल्व किया तब ये आया। 90 वाला एक्सप्रेशन थोड़ा ना, 90 वाले में तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। यस सर। ठीक है, हाँ जी सर। और करें एक। हार्दिक को नहीं समझ में आ रहा है, हार्दिक पीछे छूटता जा रहा है। हार्दिक सर कुछ और कर ले, दिमाग नहीं चल रहा इसमें। अरे नहीं यार, एक मेरे को और करना है इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और करो, एक और करो, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ना इसे। ये कौन है? सोनम की कमी पूरी कर रहे हैं। अच्छा इसे सॉल्व करके दिखाओ मुझे, ये वाला। 2 vectors having equal magnitude have resultant equal to one of them. Calculate angle between them. Calculate angle between them. तो इसका मतलब ये एक वेक्टर a है और b है, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है। वेक्टर्स इक्वल नहीं है, वेक्टर्स तब इक्वल होंगे जब डायरेक्शंस भी सेम हो। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड एंड इट इक्वल टू वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। मुझे थीटा निकाल के दिखाओ। हार्दिक तुम क्लास में हो, जरा चैट रूम में हो। हार्दिक समझ में आया था लास्ट न्यूमेरिकल? नहीं हार्दिक, लास्ट न्यूमेरिकल हुआ था, आया था? देखो याद है ना हमारा लास्ट वीक एक डिस्कशन हुआ था, आज उसका पहला वीक है। इसे ट्राई करो, इसे ट्राई करो और कोशिश करो कि ये सॉल्व हो, खुद सॉल्व हो ये। अगर तुमसे थीटा नहीं निकल रहा ना तो मुझे कॉस थीटा ही बता दो तुम लोग, तब भी चल जाएगा। सर cos थीटा -1/2 आ रहा है। अरे वाह, ग्रेट।
मानस तुम हो कौन से स्कूल से? सर जीडी बिरला, जीडी बिरला, रानीखेत। रानीखेत। लड़के की क्या होती है सर calculation -1/2 cos थीटा की वैल्यू? 120, थीटा इज 120। इसकी कैलकुलेशंस बहुत तेज जाती है। देखो और किसी का आंसर नहीं आ रहा। युवराज, जानवी, हाँ युवराज। सर इसमें पहले हमने थीटा वाले जो tan थीटा वाला फॉर्मूला है उससे थीटा निकाल लेना है और ना रिजल्टेंट वाला एक्सप्रेशन है r is रूट तो ये तो ओवर। यूज कर लिया, लेकिन इसमें cos थीटा की वैल्यू कैसे लानी है? हाँ देखो 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 अभी आएगी, देखते जाओ देखते जाओ। a b और r सब इक्वल है। सर हो गया। हो गया। हाँ जी। सबकी जगह a रख दो, तो ये भी a आ गया। तो वो भी कर दिया। वो भी कर दिया, फिर क्या परेशानी है, फिर तो हो गया ये। लेकिन a से into a cos into थीटा की वैल्यू क्या डालोगे? cos थीटा ही तो निकालना है। 2a अच्छा वो यहाँ स्क्वायर, से निकालना है। हाँ cos थीटा दोनों साइड स्क्वायर कर दो, सो a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। So that's a square minus 2a square is 2a square cos theta. Minus a square is 2a square cos theta. A square से a square cancel हुआ. Cos theta is minus half. Cos theta minus half होने का मतलब है theta is 120 degree. जानवी अब हुआ ये? Yes, sir. अच्छा क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रही कैलकुलेशंस? देखो अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे जाएंगे न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। सर ये सर ये नहीं समझ आ रहा कि cos थीटा निकालना मतलब थीटा कैसे निकालना है इसमें, लाइक अब तो समझ आ गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो वो नहीं समझ आएगा। इसमें सीधा tan वाला फॉर्मूला यूज करना है थीटा निकालने के लिए या इसमें डाल के करना है? देखो tan बीटा वाला देखो यार विराज, जैसे देखो tan बीटा है b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा ना। हाँ जी। थीटा वेरिएबल है, कैलकुलेट करना है अननोन। यस सर। बीटा भी अननोन है, वेरिएबल हो गया सर। एक इक्वेशन से दो अननोन आ सकते हैं? नहीं। ऐसे सोचेंगे। अभिजीत हुआ ये? नहीं सर, मैं भी वही वाला tan बीटा वाले से सोच रहा था कब से। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां पे ना दो वेरिएबल की प्रॉब्लम है। हाँ अगर मान लो हमें पता नहीं है, जैसे आपने बताया कि थीटा cos 1 माइनस 1/2 cos 120 होता है, पर अगर हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? अच्छा गौरव मुझे एक बात बता, अगर एक बच्चा क्लास 9th का तुमसे पूछता है कि sin 30 हाफ होता है, मुझे अगर ये पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो क्या कहेगा गौरव? गौरव क्या कहेगा उसे बता? पढ़ो। हाँ तो मैं भी यही कहूंगा कि कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। मैं कुछ लिख देता हूँ, sin 180 is 0, cos ये कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। cos 120 is minus half, sin 120 is, तुम्हारे पास तो मैथ्स है ना, तो ट्रिगो में ये सब चीजें तुम लोग करोगे, एटलीस्ट ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये सब लिख लो। देखो गौरव जो पूछ रहा है ना, ये सब चीजें यूज होंगी। 4/5 sin 37 is 3/5। मैं साइन और कॉस इसलिए लिख रहा हूँ, साइन और कॉस याद है तो आप 10 कैलकुलेट कर सकते हैं। 37 इज एन इंपॉर्टेंट एंगल। cos 37 4/5, sin 37 3/5। इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़े। ये लिखा सबने, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। sin 37 क्या है सर?
3/5 sin 37 इज 3/5। देखिए ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, 37, 180, 120, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। चलो भाई इसे रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए। सो दैट वाज अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे बाद में। अब देखो जरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या चीज। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम लॉ एक बार में दो वेक्टर्स के साथ डील कर रहा था, ट्रायंगल लॉ भी एक बार में दो वेक्टर्स के साथ डील करेगा। It deals with two vectors at a time. एक बार में दो वेक्टर्स के साथ डील करेगा। नेक्स्ट, ट्रायंगल लॉ में वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ में कंडीशन थी कि वेक्टर्स कोइनिशियल थे। यहां जो वेक्टर्स आएंगे, वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। एंड रिजल्ट सेम होगा, लेकिन यहां जो वेक्टर्स होंगे वो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में। तो देखो ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट ऐसा होता है, इफ टू वेक्टर्स acting at a point are represented in magnitude and direction by sides of parallelogram sorry, not parallelogram, by sides of triangle taken in same order, then their resultant can be represented by closing side of triangle in opposite order. So that means पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, वेक्टर्स सेम ऑर्डर में होंगे। सेम ऑर्डर का मतलब मुझे कोई बताएगा यहाँ? जानवी, क्या मतलब होता है वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर में? उनके When head and tail coincide. एक का हेड और दूसरे का टेल कोइंसाइड करेगा, तो ये वेक्टर्स हैं। सर यस सर, इसमें और पैरेललोग्राम में क्या फर्क हुआ सर? रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। पैरेललोग्राम लॉ में वेक्टर्स कोइनिशियल थे, यहाँ वेक्टर्स कोइनिशियल नहीं है, वेक्टर्स सेम ऑर्डर में। इस रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। एंड रिजल्ट सेम आएगा, फॉर्मूला सेम आएगा, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। ये एंगल है वेक्टर्स के बीच में, तो जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट को हम क्लोजिंग साइड लेंगे, विच इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये रिजल्टेंट हो जाएगा। लिखिए इतना, फिर आगे बढ़े। इसको लिख लो प्लीज, अब तो शायद आगे कुछ नहीं हो पाएगा डेरिवेशन, आज इसे यहीं छोड़ना होगा। मैं आप लोगों को ना ग्रुप पे कुछ वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स डालूंगा अभी, मतलब कुछ बुक्स है मेरे पास, उनसे जस्ट पिक लेकर मैं ग्रुप पे डालता हूँ। उज़ैर तुम्हें मैं अलग से भेज दूंगा, और उन न्यूमेरिकल्स की जरा सी प्रैक्टिस कीजिए। आपका ये पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए।
भाई आपके साथ मेरी संडे एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, मतलब इस वीक से हम जरा नंबर ऑफ आवर्स और बढ़ाएंगे। 4.5 Okay, कर sir. दिया है, मुझे उसको 7.5 आवर्स तक लेकर जाना है ताकि हम सिलेबस बहुत तेजी से वाइंड अप कर पाए। टारगेट यही होगा कि नवंबर तक आपको फ्री कर दें, फिर रिवीजन शुरू करेंगे। और सिर्फ ना एनसीईआरटी सॉल्व। हाँ 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 हाँ, सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। सर बोले। वो ना लाइट चली गई मेरे पे और मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही ना, आपकी आवाज आ रही थी। तो आप ये लेक्चर कब तक डालोगे यूट्यूब पे? ये रात तक डाल देंगे ये लोग, बस थोड़ा सा एडिटिंग करनी होती है बीच में, रात तक ही डाल देंगे लेक्चर। गौरव, रात तक ये लेक्चर डल जाएगा। ठीक है गौरव भाई, वैसे अब मैं छोड़ ही रहा हूँ यहाँ, इतना ही कराना था बस, इसके आगे हो नहीं पाएगा आज। सो आज इसे यहीं छोड़ते हैं। किसी के डाउट से तो मुझे बताओ, डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं, क्लास ओवर है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कराना। जानवी, आपका भी जो स्टार्टिंग का पोर्शन मिस हुआ है, लेक्चर डल जाएगा तो उस लेक्चर को एक बार सुन लेना, स्टार्टिंग का पोर्शन Yes, आपका sir. cover है। और जानवी इस पर मेहनत करो। देखो डायमेंशन एंड एरर्स ठीक था, लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक है फिजिक्स का। अब ये जितना स्ट्रांग होगा, वेक्टर्स, कैलकुलस एंड मोशन इन 1D, आगे की फिजिक्स उतनी स्ट्रांग होगी यार। सर चलो बच्चों, वेक्टर्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है? एनसीईआरटी में है, कम है, मैं अलग से आपको भेजूंगा कुछ क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में कम है वेक्टर्स के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी ने प्रोजेक्टाइल के साथ मिक्स करके दिया हुआ है। सर एचसी वर्मा में तो मिल जाएंगे।